हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंटरनेट एंड इट्स यूजिंग, हाउ टू बिल्ड अप द ई कॉमर्स वेबसाइट। इंटरनेट की बात करें तो इसके वेब फीचर्स क्या हैं, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं। ईमेल, इंटरनेट के माध्यम से हम मेल कर सकते हैं। वन पर्सन दूसरे व्यक्ति को उसके एड्रेस पे मेल कर सकता है। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन को सर्च करना है, इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी है, तो हम ब्राउज़र के माध्यम से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हमारे नीड के अकॉर्डिंग हम प्राप्त कर सकते हैं। चैटिंग, इन्फॉर्मेशन के माध्यम से हम ग्रुप चैटिंग कर सकते हैं, वन इंडिविजुअल टू अदर इंडिविजुअल भी चैटिंग कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेज, यानी कि कंटिन्यूसली मैसेज जो है हम एक दूसरे को कर सकते हैं। ग्रुप्स चैट कर सकते हैं, ग्रुप्स के अकॉर्डिंग हम इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। जैसे बहुत से सोशल मीडिया हैं जिसमें ग्रुप बनाकर हम चैट करते हैं, बात करते हैं। सोशल नेटवर्किंग, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारे के काम आप तभी कर पाओगे जब इंटरनेट होगा। तो इंटरनेट के माध्यम से सोशल नेटवर्किंग बढ़ती है। सर्चिंग इन्फॉर्मेशन, कोई भी हम www पे कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हैं या ब्राउज़र पे कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, लेकिन उसके लिए हमें इंटरनेट होना ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन को शेयर्स करना, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना एंड एंटरटेनमेंट की कोई चीज़ें देखना, तो ये सारा इंटरनेट के माध्यम से होता है। ईमेल का मतलब क्या है? ईमेल इज़ ए फुल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसमें कि हम इंटरनेट के माध्यम से इस सर्विस का यूज़ करते हैं। इसमें मैसेज, पिक्चर, साउंड, फाइल, प्रोग्राम एक्सेट्रा हम भेजते हैं। ईमेल जो है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल kumari.poonma@gmail.com, इस तरह की होती हैं। सम पॉपुलर ईमेल्स हैं, जैसे कि yahoo.com पे आप बना सकते हैं, rediffmail.com, हॉटमेल, जीमेल, ये पॉपुलर ईमेल हैं। ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं और आप किसी भी इन मेल्स पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ईमेल कैसे वर्क करता है? सबसे पहले आपको ईमेल का मतलब सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है, क्लाइंट सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। उसको आप ओपन करते हैं, लॉगिन करते हैं, उसमें आप अपना अकाउंट खोलते हैं, लॉगिन करेंगे। लॉगिन में आप मैसेज करेंगे। मैसेज आप उसी व्यक्ति को कर सकते हैं जिसका आपके पास एड्रेस है, ईमेल आईडी। आप उस ईमेल आईडी को डालेंगे, देन इंटरनेट के माध्यम से वो उस रेसिपिएंट के पास पहुँचेगी और रेसिपिएंट लॉगिन करेगा और उसको चेक करेगा मैसेज को। तो ये प्रोसेस रहता है वर्किंग टू ईमेल, कि ईमेल इस तरह से काम करता है। एडवांटेजेस क्या है ईमेल के? मैसेज आप कहीं भी वर्ल्ड वाइड भेज सकते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, यानी कि एक व्यक्ति भेज रहा है तो दूसरा भी उसके ऊपर मैसेज भेज सकता है। ईज़ी टू यूज़ है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहती है। ग्रुप में शेयर्स कर सकते हैं। वन टाइम आप बहुत से लोगों को ईमेल भेज सकते हैं। पिक्चर, वीडियो, टेक्स्ट, इसके अलावा जो मैसेज आप सेंड कर सकते हो। ईमेल जो है वो बिज़ी पर्सन के लिए अच्छा साधन है, क्योंकि जो लोग बिज़ी होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो ईमेल कर सकते हैं। क्योंकि ईमेल से क्विक डिलीवरी ऑफ द मैसेज होता है, आपको सडनली मैसेज जो है फटाफट मिल जाता है। आप कहीं पे भी उसको ओपन कर सकते हैं, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है ईमेल के? इसमें कई बार वायरस देखने को मिलता है, अनवांटेड मैसेज आते रहते हैं आपको, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं होती है। एंड कब उसके जब आप मेल ओपन करते हैं तो मेल के पास कुछ टाइम के बाद बहुत ज़्यादा मेल आपके मेल बॉक्स में स्टोर हो जाती है। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। सर्च इंजन, सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर टूल है, एक वेबसाइट है जिसमें लोग जो है इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं एट द प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। सो जब भी हम सर्च इंजन की बात करते हैं तो सर्च इंजन एक ब्राउज़र की तरह होता है, जिसमें हम जैसे गूगल है, लेकोस है, एक्साइट है, याहू है, ये सारे के सारे सर्च इंजन हैं, जहाँ पे बिलियन ऑफ पेजेज़ खुलते हैं। और जो भी लोग सर्च करते हैं वो सर्च इंजन के माध्यम से ही सर्च करते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट, और यहाँ पे बहुत से पेजेस हमारे सामने खुल जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरनेट चैटिंग क्या है? इंटरनेट चैटिंग एक तरह का कम्युनिकेशन है, जो 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर कम्युनिकेट करते हैं। ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है, यानी कि एक मैसेज भेजेगा फिर दूसरा मैसेज भेज रहा है। इंटरनेट चैटिंग में इंस्टेंट मैसेज या फिर इंटरनेट रिले चैट, इस तरह के सारे एग्ज़ाम्पल जो है वो इंटरनेट चैटिंग के होते हैं। इंस्टेंट मैसेज भी इसमें भेजे भेजे जाते हैं, या फिर इंटरनेट रिले चैट जो एक साथ जो है बहुत से लोगों को भेजी जाती हैं, वो इंटरनेट चैटिंग कहलाती हैं। अब आपके सिलेबस में है इंट्रानेट। सो इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट अब हम पढ़ेंगे। इंट्रानेट क्या होता है कि ऐसा नेटवर्क जो विद इन द ऑर्गेनाइज़ेशन होता है। इंटरनेट इंटरनेट का वो प्लेटफ़ॉर्म है जो आप विद इन द ऑर्गेनाइज़ेशन आप यूज़ कर रहे हैं।
या इनसाइड द कंपनी यूज कर रहे हैं, ये एक तरह का प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क है और कंपनी और या ऑर्गेनाइजेशन का ये खुद का इंटरनेट नेटवर्क होता है। यानी जितनी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक खुद का इंटरनेट नेटवर्क है और कंपनी के सिर्फ एम्प्लॉय ही इसको एक्सेस कर सकते हैं, एम्प्लॉय ही इसको चला सकते हैं कंप्यूटर पे। सो एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी कैन एक्सेस द कंप्यूटर इन देयर इंटरनेट। जो भी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय है उसी को वही उसका यूज कर सकते हैं। ये वर्ल्ड वाइड आउटसाइड के लिए अवेलेबल नहीं होता है, मतलब जो इंटरनेट की फैसिलिटी है वो बाहरी व्यक्तियों के लिए अवेलेबल नहीं होती हैं। ईच कंप्यूटर इन इंटरनेट इज आल्सो आइडेंटिफाई बाय आईपी एड्रेस। तो जितने भी कंप्यूटर हैं वो उन पे आईपी एड्रेस आइडेंटिफिकेशन होती हैं। सिमिलर वेब ब्राउजर रहता है जिसको लोग यूज करते हैं। एंड इंटरनेट साइट आर एक्सेसिबल बाय वेब ब्राउजर, मतलब वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सेसिबल होती हैं, इसको यूज किया जा सकता है। एंड इसको होस्ट साइट, मतलब होस्ट व्यक्ति भी इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। इंटरनेट की फैसिलिटी होस्ट साइट कहीं एक्सेस कर सकते हैं। एंड इसका जो मेन पार्ट है वो अनऑथराइज एक्सेस से बचाता है सिस्टम को। जो बाहरी व्यक्तियों से अनऑथराइज एक्सेस है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेट सुटेबल रहता है। अब इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को भेजनी है तो इंफॉर्मेशन को इजीली यहाँ पे भेजा जा सकता है। और इसका मेन एडवांटेजेस हैं कि इसमें इंफॉर्मेशन फटाफट फास्ट रहती है, क्योंकि ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं तो काम फटाफट हो जाता है, टाइम सेव रहता है, एफर्ट्स आपके बच जाते हैं। एंड इंडिपेंडेंट वर्क होता है, यानी कि किसी बाहरी इंटरफियर नहीं रहता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। तो जो भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की स्पेसिफिकेशन है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करती है, किसी प्रकार की स्पेसिफिकेशन जो है वो काम को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी होती है, सिस्टम ढंग से काम नहीं करता है। एंड मतलब टफ सिस्टम रहता है, समझना थोड़ा मुश्किल रहता है। इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड होती है क्योंकि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही इंफॉर्मेशन शेयर होती है तो वो ओवरलोडेड रहती है। और उसको जो ट्रेनिंग या मेंटेनेंस का खर्चा थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही आपको सिस्टम को अपडेट करना है। बहुत से टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका कॉस्ट और ट्रेनिंग मेंटेनेंस का खर्चा ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्स्ट्रानेट की। सो एक्स्ट्रानेट क्या होता है? आउटसाइड द कंपनी के लिए अवेलेबल होता है। तो एक्स्ट्रानेट जो है वो कंपनी के इंट्रानेट का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। इंटरनेट का मतलब इंटरनेट को कंपनी के अंदर यूज किया जाता है, जबकि एक्स्ट्रानेट को कंपनी के बाहर यूज किया जाता है, मतलब बाहरी लोगों के साथ भी यूज किया जाता है। सो ये इंटरनल नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सटर्नली एसेस होता है एंड कंपनी के इंटरनेट का ही एक्सटेंशन वर्जन है। इसको कौन कौन लोग एसेस कर सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के पार्टनर, वेंडर, सप्लायर, करंट पोटेंशियल कस्टमर। इसके अलावा जो बाहरी लोग होते हैं वो इसको एसेस कर सकते हैं, चला सकते हैं। एंड ये आज एक्स्ट्रानेट जो है वो आजकल के ज़माने में बहुत पॉपुलर है, क्योंकि इसमें से पार्टनर के साथ हम ईज़िली इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अगर लार्ज वॉल्यूम डाटा हमें मतलब चेंज करना है या शेयर करना है, तो ईडीआई के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के माध्यम से कंपनी ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ डाटा शेयर्स करती हैं। एंड 2 लोग आपस में मिलकर जॉइंट डेवलपमेंट एफर्ट कर सकते हैं, जॉइंटली जो है वो बढ़ा सकते हैं। जॉइंटली और ट्रेनिंग प्रोग्राम या अदर कंपनी के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। प्रोवाइड एसेस सर्विस, मतलब एक कंपनी दूसरे ग्रुप ऑफ अदर कंपनी के लिए सर्विस प्रोवाइड कर सकती है और दूसरे ग्रुप ऑफ कंपनी उस सर्विस को एसेस कर सकती हैं ऑनलाइन। तो यहाँ पे ऑनलाइन जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन जो है वन कंपनी मैनेज करती है ऑन द बिहाफ ऑफ द एफिलिएटेड बैंक, तो यहाँ के लिए हमें एक्स्ट्रा नेट की ज़रूरत पड़ती है। तो वे एक्स्ट्रानेट वहाँ अवेलेबल होता है जहाँ बाहरी लोग उसको एक्सेस कर पाते हैं, उस फैसिलिटी को बाहरी जो जैसे कस्टमर, वेंडर, सप्लायर उसको एक्सेस कर पाते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? तो एक्स्ट्रानेट के माध्यम से प्रोटेक्टेड इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं हम क्लाइंट कस्टमर के साथ। ये कॉस्ट को कम करती है, क्योंकि इसमें मैनुअली टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हमारे कॉस्ट को कम करता है और कस्टमर सर्विस सपोर्ट ज़्यादा प्रोवाइड करता है। मतलब ये विद इन द आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी लोगों को सपोर्ट ज़्यादा बनी रहती है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। देखिए, एक्स्ट्रानेट की वजह से ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं होती हैं, सिक्योरिटी ज़्यादा बहुत कम होती हैं एंड फेस टू फेस कॉन्टैक्ट विद क्लाइंट डिक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे हम क्लाइंट के साथ भी ऑनलाइन ही इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो फेस टू फेस इंटरेक्शन हमारा डिक्रीज होगा। व्हाट इज द की कंपोनेंट दैट एवरी वेबसाइट शुड पोसेस, यानी कि जो हर वेबसाइट के पास होने चाहिए या हर वेबसाइट के लिए इंपॉर्टेंट की कंपोनेंट होते हैं।
पहला आता है अपीयरेंस, जो वेबसाइट कैसी दिख रही है, उसका लोगो क्या है, फ्रंट कलर क्या है, व्हाइट स्पेस कैसा है, थीम कैसी है, लेआउट कैसा है, कलर कैसा है, वो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। दूसरा कंटेंट, गुड वेबसाइट में अच्छे कंटेंट होने चाहिए, रिलेवेंट होने चाहिए, रीडेबल होने चाहिए, जो लोगों को अच्छे लगे। नेविगेशन, क्लियर नेविगेशन लिंक होने चाहिए ताकि लोगों को लिंक ढूंढने में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, टाइम कंज्यूमिंग ना हो। यूजेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, वेबसाइट में जो भी हो वो रीडेबल हो, जिसको समझने में आसानी हो। नेविगेशन पॉइंट अच्छे होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग के होने चाहिए। फंक्शनेबिलिटी होनी चाहिए, यानी जो हाइपर लिंक आप क्रिएट कर रहे हो या जब भी साइट को सर्च किया जा रहा है तो वो इजीली हमें शो हो जाए, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो उसकी। इवेंट रजिस्ट्रेशन हो, मल्टीमीडिया एलिमेंट्स हो, इसमें लिंक बैटर्स हो, हाइपर लिंक जो है वो कंटेंट फॉर्म में होने चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी वेबसाइट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब जो इम्पोर्टेंट कंटेंट आता है कि हाउ टू बिल्ड अप द ई कॉमर्स वेबसाइट, ये आपके बहुत सिलेबस का पार्ट है। और जब भी आप पेपर देते हैं तो आपके सिलेबस में बहुत आता है ये, या तो टाइप्स या मॉडल ऑफ ई कॉमर्स ज्यादातर पूछे जाते हैं, डिफरेंस ऑफ द ट्रेडिशनल एंड द ई कॉमर्स पूछा जाता है, एंड ई कॉमर्स के मॉडल्स के कंपोनेंट्स यानी कैटेगरीज ऑफ ई कॉमर्स मॉडल्स पूछे जाते हैं, एंड बिल्डिंग ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट, किस तरह से ई कॉमर्स वेबसाइट आप बना सकते हैं, उसकी सिस्टमैटिक अप्रोच क्या है, ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इसके 4 एंड 5 फेजेस हैं जो आपको स्टडी करने हैं। पहला आता है प्लानिंग फेज एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव, कि आप सोच रहे हैं कि आपको वेबसाइट बनानी है, और वेबसाइट जो बनानी है वो किसके आधार पे बनानी है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के आधार पे। आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, उस आधार पे आप वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको जो वेबसाइट क्रिएट बनानी है तो उसके लिए इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी, जो भी आपका बिजनेस का प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो आपके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप कहाँ-कहाँ से ले सकते हो, इंटरव्यू कर सकते हैं, साइट ऑडिट कर सकते हैं, दूसरों के लोगों की साइट देख सकते हैं, मार्केटिंग रिसर्च कर सकते हैं, लोगों से ओपिनियन ले सकते हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे ओपिनियन लेके ब्रेनस्टॉर्मिंग आप कर सकते हो। तो उस आधार पे ही आपको प्लानिंग के आधार पे ही अपने वेबसाइट के गोल और ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, टारगेट सेट करने हैं, आपकी ऑडियंस कौन होगी, उसके क्या-क्या फीचर्स होंगे, ये सारी चीज़ें आपको गैदर्स करनी है। क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करके ही आप जो है वेबसाइट का अच्छा प्रारूप बना सकते हैं, ब्लूप्रिंट बना सकते हैं। क्योंकि ब्लूप्रिंट क्या होता है, एक तरह का इन्फॉर्मेशन होती है जो आप इकट्ठी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने बिजनेस का जो प्रोजेक्ट है वो क्या है और उसका गोल क्या है, उसका गोल क्या है, ठीक है। सेकंड, कस्टमर की कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको गैदर्स करनी है, ठीक है, वो भी ब्लूप्रिंट में आता है। अनदर वन कि जो वेबसाइट्स में लिस्ट कौन-कौन सी होनी चाहिए, मतलब वेबसाइट में क्या-क्या चीज़ें आपकी होनी चाहिए, वेबसाइट आपकी क्या-क्या चीज़ें परफ़ॉर्म करेगी, कौन-कौन से टास्क परफ़ॉर्म करेगी, एंड किस तरह से वेबसाइट पे आपको पेमेंट टर्म रखनी है, प्रोजेक्ट क्लोज़र क्लॉज़ रखना है, टर्मिनेशन क्लॉज़ रखना है, कॉपीराइट ओनरशिप, टाइमलाइन्स, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। एंड इसके अलावा भी इन्फॉर्मेशन जैसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, आपका यूज़र नेम क्या रहेगा वेबसाइट का, उसका पासवर्ड क्या रहेगा, डाटाबेस कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहेगी, ये भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको गैदर करनी पड़ेगी। एंड आपके जो कंपनी का या ई-कॉमर्स का ब्रांड ब्रीफ है वो क्या रहेगा, उसके बारे में आपको क्या बताना है, वेबसाइट जब ओपन होती है तो ब्रांड का नाम खुलता है, उसकी ब्रीफ क्या आप लिखोगे, आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट बजट क्या होगा, मतलब जो आप वेबसाइट बना रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट का बजट क्या हो रहा, और जो आपके कंपटीटर हैं उनकी कैसी वेबसाइट है वो भी आपको एनालिसिस करनी है, मार्केट रिसर्च करनी है कि लोग किस तरह की वेबसाइट को पसंद करते हैं, लोगों को क्या मतलब पसंद है, क्या पसंद नहीं है, वो भी आपको देखना है। तो ये आपकी प्लानिंग फेज़ में आता है जब आप वेबसाइट बनाते हैं, क्योंकि वेबसाइट बनेगी बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव के आधार पे। नेक्स्ट आता है आपका डिज़ाइनिंग फेज़। तो डिज़ाइन आप करोगे तो डिज़ाइनिंग आप क्या मतलब उसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के हिसाब से डिज़ाइन करना है। तो डिज़ाइन जो है वो एक सिस्टमैटिक फंक्शनल रिक्वायरमेंट होता है कि भई आपको अगर प्लानिंग में जो भी चीज़ आपने आइडेंटिफ़ाई की है, वो उसको आर्किटेक्ट फॉर्म में लेके आना है, मतलब आर्किटेक्ट बनाना है, एक डिज़ाइन बनाना है। अब आर्किटेक्ट बनाना है तो उसमें 2 कंपोनेंट हम इन्वॉल्व करते हैं, एक लॉजिकल डिज़ाइन के हिसाब से, एक फिज़िकल डिज़ाइन के हिसाब से। जो लॉजिकल डिज़ाइन होता है वो उसमें इनपुट और आउटपुट सिस्टम देखा जाता है कि भई इनपुट क्या डलेगी और आउटपुट क्या होगी। सो इट इज़ अ ग्राफिकल प्रेज़ेंटेशन, ठीक है? सिस्टम की ग्राफिकल प्रेज़ेंटेशन होती है ई-कॉमर्स की। एंड लॉजिकल डिज़ाइन में सिक्योरिटी और इमरजेंसी बैकअप प्रोसीजर क्या रहेगा वो भी देखा जाता है कि जो भी आपके इंस्टीट्यूशन कौन उसको कंट्रोल करेगा,
मतलब उस सिस्टम को कौन कंट्रोल करेगा, कैसे वो सिस्टम क्रिएट होगा, उसकी सिक्योरिटी कैसे बनी रहेगी, इमरजेंसी में बैकअप प्रोसीजर कैसा रहेगा, वो लॉजिकल डिजाइन होता है। तो आप मतलब लॉजिकल डिजाइन में हम इनपुट आउटपुट सिस्टम का देखते हैं, उसकी सिक्योरिटी इमरजेंसी के फीचर्स को देखते हैं। जो फिजिकल डिजाइन होता है, तो फिजिकल डिजाइन में इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंटिटी हम देखते हैं। जो फ्लो ऑफ डाटा है वो इंटरनली कैसे फ्लो हो रहा है, एक्सटर्नली कैसे फ्लो हो रहा है, स्पेसिफिक मॉडल का डिजाइन डिटेल क्या रहेगी, मतलब फिजिकल डिजाइन डिटेल क्या रहेगी स्पेसिफिक मॉडल की, वो हम देखेंगे। सर्वर किस तरह से इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहा है, किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है सर्वर को किस तरह की रिक्वायरमेंट की जरूरत है, मतलब आर्किटेक्ट ऐसे बनाना है कि सर्वर के पास इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो किस तरह से डिस्क्राइब करेगा, किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा, तो वो एक फिजिकल डिजाइन में आता है। तो इसमें क्या रहता है कि जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की नीड है, वो लॉजिकल डिजाइन, मतलब आप जब डिस्क्राइब करोगे डिजाइनिंग फेज में, तो आपको हार्डवेयर भी चाहिए, सॉफ्टवेयर भी चाहिए। तो उन दोनों की रिक्वायरमेंट को आपने आइडेंटिफाई करना है। आपको सिंपल एंड अंडरस्टैंडिंग नेविगेशन पॉइंट लिंक जो है क्रिएट करने हैं। जो वेबसाइट पे लिंक खुलते हैं वो सिंपल और इजी होने चाहिए। दूसरा, आप ऐसा नहीं हो कि आपकी वेबसाइट मोबाइल पे ना खुले, तो मोबाइल इन्वायरमेंटल हो, आपका लेआउट मतलब मोबाइल पे भी खुल जाए, लैपटॉप पे भी खुल जाए, कंप्यूटर पे भी खुल जाए। प्रॉपर्ली आपको उसको कंस्ट्रक्ट करना है, उसका फ्रंट बैक पार्ट क्या रहेगा, कैसा बनाना है। मतलब वो मार्केटिंग टीम और डेवलपमेंट टीम उसको फीडबैक देती है कि आर्किटेक्ट टीम उसको वो किस तरह से उसको बनाएंगी। तो रिव्यू मीटिंग होती है, उसमें स्ट्रक्चर कंपोनेंट बताए जाते हैं कि किस तरह से बिजनेस के गोल के आधार पे वेबसाइट होनी चाहिए, फाइनल वेबसाइट कैसी दिखेगी, किस तरह से उसको डेवलप करना है, वेबसाइट को कैसे बनाना है। तो वो डिजाइनिंग फेज होता है। तो एक आर्किटेक्चरल मॉडल होता है जो आर्किटेक्ट के थ्रू काम करता है। जिस तरह घर का आर्किटेक्ट मॉडल होता है, उस तरह से वेबसाइट का भी आर्किटेक्ट मॉडल हम बनाएंगे। थर्ड आ जाता है बिल्डिंग फेज। तो अब हम व्यवसाय को एक्चुअली फॉर्म में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हमने प्लानिंग फेज में उसका ब्लूप्रिंट लिया, फिर उसका डिजाइनिंग देखा कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या चाहिए, उसके बाद हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो वो इन हाउस और आउटसोर्सिंग के थ्रू बना सकते हैं। इन हाउस होता है कि हम या तो खुद बनाएंगे या तो बाहर से कोई सर्विस के थ्रू हम अपनी वेबसाइट को बनाएंगे। तो डेवलपमेंट स्टेज, मतलब जो आपकी बिल्डिंग फेज होता है वो डेवलपमेंट स्टेज होता है, और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा दिमाग आपको लगाना पड़ता है। आपको डिजाइन आपके प्रॉपर होने चाहिए। आपकी डेवलपमेंट स्टेज ये रहती है। तो आप अभी फाइनली जो है अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग टू डेवलपमेंट फेज आपको जो भी डेवलपर होगा, जो भी बनाने वाला होगा, वो किन किन चीजों पर ध्यान देता है। वो देता है ध्यान एप्लीकेशन कोडिंग टेस्टिंग, मतलब किस तरह के कोड उसमें यूज किए जाएंगे, किस तरह की क्वालिटी एश्योरेंस उसमें डाली जाएगी, किस तरह के प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन उसमें डाली जाएगी। जैसे कोडिंग एंड कन्वर्जन, कोडिंग, कास्केडिंग स्टाइल शीट, कंटेंट मैनेजमेंट डिजाइन कैसा रहेगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसा रहेगा उसका, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम कैसा होगा, एंड एनालिटिकल सेटअप क्या होगा आपका, बैकअप सेटअप क्या होगा, डाटा इंटीग्रेशन, मतलब डाटा किस तरह से लिंक क्रिएट करेंगे, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, जो वेबसाइट है वो सोशल मीडिया के साथ भी जुड़ी रहे, तो किन किन सोशल मीडिया के साथ वो वेबसाइट जुड़ी रहेगी। तो ये सारा आपका बिल्डिंग फेज में होता है। डेवलपमेंट फेज में देखा जाता है, मतलब डेवलपमेंट फेज में आप उसको उसको आप डेवलप कर रहे हैं साइट को, तो डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कोडिंग, कन्वर्जन, कास्केडिंग, स्टाइल शीट, ये सारी चीजें जो है उसमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो उसको बनाने के लिए मैंने पहले कहा कि 2 लोगों से आप बना सकते हैं वेबसाइट, या तो आप खुद बना सकते हैं, बाहरी लोगों से बना सकते हैं। अगर आप इन हाउस बना रहे हैं तो आप वेबसाइट को खुद डेवलप कर रहे हैं, तो आपका खुद का ही खर्चा होगा, और वो ही लोग डेवलप कर पाएंगे जिनको वेबसाइट बनाने आती है, जिनको प्रोग्रामिंग का नॉलेज है। तो जिनको नॉलेज है वो ही बनाएगा। तो साइट कैसे बनानी है? साइट सिंपल होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, टूल और उसमें अवेलेबल इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए। तो सिंपलेस्ट सॉल्यूशन क्या है? अपना अपने घर में अगर आप साइट बना रहे हो तो सिंपल सॉल्यूशन है कि प्री बिल्ड टेम्पलेट का आप यूज करें, जो पहले से ही बिल्ड अप टेम्पलेट है। एंड टाइम, देखो खुद बना रहे हैं तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, आपका टाइम ज्यादा लगेगा, रिस्क ज्यादा होगा, है ना। और जो व्यक्ति वही बना सकता है खुद अपनी साइट जो इसको स्किल है, जिसको पता है कि कैसे साइट बनती है। एंड इसमें कॉस्ट भी थोड़ी सी ज्यादा रहती है, क्योंकि आपको शॉपिंग करनी पड़ेगी, आपको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो बहुत सी चीजें जो है वो कॉम्प्लेक्स फीचर होते हैं, जैसे शॉपिंग, क्रेडिट कार्ड ऑथेंटिकेशन, प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो इनकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा ड्यू बनी रहती है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है। एंड आउटसोर्सिंग क्या होता है? जब बाहर से आप सर्विस ले रहे हो, बाहर से लोग जो है वो आपकी साइट को परफॉर्म कर रहे हैं, आप खुद नहीं बना रहे हो,
ठीक है? इन हाउस आपकी बिल्डअप नहीं हो रही है साइट, आप बाहर से लोगों से सर्विस लेके बनवा रहे हो। तो बाहर से लोगों से बना रहे हो तो मतलब आप टेंशन फ्री हो। अब टेंशन किसके है? जो लोग बाहर से आप सर्विस ले रहे हैं। तो जब भी प्रोजेक्ट बाहरी मतलब बाहर के लोगों से बनाया जाता है तो उसी को हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। इससे हमारा खर्चा भी कम होता है क्योंकि हमें कोई अपनी वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए न्यू एम्प्लॉयी नहीं रखने पड़ते हैं, ठीक है? इक्विपमेंट नहीं लेने पड़ते हैं। तो बाहर के जो लोग हैं आउटसोर्सिंग पर्सन हैं, वो उन्हीं की टेंशन होती है वेबसाइट बनाना, उसको मेंटेन करना, कंट्रोल करना। कोई आईटी प्रोफेशनल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनके पास आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं, वो ही उसको बिल्डअप करते हैं, वो ही बनाते हैं, वो ही कोडिंग करते हैं, वो ही कन्वर्जन करते हैं बिकॉज़ दे आर द एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल पर्सन। और हमें हमें अपने मतलब इन हाउस पे कोई भी मैन पावर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो उनका हमारा टाइम सेव हो रहा है, मोर कंट्रोल हमारा प्रोजेक्ट पे रहेगा क्योंकि हमने सिर्फ़ ऑर्डर करना है उनको, वो हमारी साइट को देंगे, वो ही हमारी साइट को मेंटेन करेंगे, वो ही हमारी साइट को बनाएँगे। तो ये आउटसोर्सिंग का काम होता है। 4th आ जाता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द लॉन्च फेज़। अब लॉन्च फेज़ में क्या होता है कि आपको वेबसाइट को अब पब्लिकली लॉन्च करनी है ताकि पब्लिकली जो लोग आपकी साइट को देख सकें। तो फाइनल जो पॉलिशिंग है मतलब फाइनल लॉन्चिंग से पहले आपको बहुत सी चीज़ों को देखना है। आपको डिज़ाइन देखना है, आपकी डीप टेस्टिंग करनी है, उसके फीचर देखने हैं। आप खुद एक बार प्रैक्टिकली उसमें जो है एक्सपीरियंस करके देख लो कि साइट में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फाइनल जो है हम तभी उसको लॉन्च करेंगे जब वेबसाइट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, पॉलिश हो जाती है ताकि इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो सके वेब सर्वर लाइव हो जाएगा। लाइव हो गया तो मतलब कस्टमर इन्फॉर्मेशन भेज रहा है एंड सेलर भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भेजेगा। एंड जो वेबसाइट है उसमें फाइनल डायग्नोस्टिक यूजिंग अवेलेबल टूल होने चाहिए जैसे कोड वैलिडेटर, ब्रोकन लिंक चेकर, वेबसाइट हेल्थ चेक, ये सारी चीजें आपको चेक करनी है तब फाइनल आपको लॉन्च करनी है। वेबसाइट को चेक करके मल्टीपल ये भी देखना है कि मल्टीपल ब्राउजर पे खुल रही है साइट की नहीं खुल रही है, याहू पे खुल रही है, क्रोम पे खुल रही है, गूगल पे खुल रही है। तो सारी साइट्स पे चेक करके आपको साइट को लॉन्च करना है। तो ये आपकी लॉन्चिंग फेज होती है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपकी वेबसाइट को मतलब प्रभावित करते हैं और आपकी वेबसाइट कैसी होनी चाहिए। एफिशिएंसी तो मतलब इफेक्टिव वे में हो, जल्दी से जल्दी वेबसाइट परफॉर्म करने वाली हो, मतलब जैसे ही हमने क्लिक किया तो वेबसाइट खुल जाए। यूजर फ्रेंडली हो, मतलब जो एक्सपीरियंस रहे एक कस्टमर का वो अच्छा बना रहे। नेविगेशन लिंक अच्छे होने चाहिए, मतलब जो हमें पता होना चाहिए कि ये लिंक खुल के जो है वैलिड इन्फॉर्मेशन हमें मिले। इंटरएक्टिविटी यानी वेबसाइट जो विजिटर के लिए जो भी कनेक्शन क्रिएट हो रहा है पार्टिसिपेट करने की हो, मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्ट जो वो इंटरकनेक्टिविटी एक दूसरे के साथ मेंटेन हो सके। अट्रैक्शन सॉफ्टवेयर कैसा है उसका, वो अट्रैक्शन उसका लेआउट कैसा है वो अच्छा होना चाहिए। फंक्शन एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह की मालसियस या अनऑथराइज चीजें जो है उस साइट को डिस्टर्ब ना करे। सिक्योरिटी हो, रिलायबल हो, डाटा जो है वो एश्योर हो, इंटेग्रिटी हो, विश्वसनीय हो, ट्रस्टवर्थी हो। वेबसाइट आपकी ट्रस्टवर्थी होनी चाहिए ताकि लोग अपनी रिलायबल इंफॉर्मेशन उसमें डाल सके। कंटेंट एडुकेसी जो भी कंटेंट हो वो ट्रू हो एंड रिलायबल हो, मतलब आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आप उसमें लिख रहे हैं वो इजी टू रीड टू अंडरस्टैंड हो। तो इस तरह की वेबसाइट होनी चाहिए जब भी आप वेबसाइट को बना रहे हैं। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट जो पेपर में आता है टूल ऑफ प्रमोटिंग वेबसाइट कि कौन-कौन से टूल है जो आपकी वेबसाइट को प्रमोट करते हैं। तो पहला टूल आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो देखिए बहुत बार ये पेपर में भी 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। देखो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है ये है कि आपकी अपनी वेबसाइट को इस तरह से बनाना है टॉप रैंकिंग में लेके आना। मतलब रैंकिंग का जो कंटेंट है क्रिएटर है वो उस तरह से होना चाहिए कि जैसे ही कोई व्यक्ति आपकी साइट को सर्च कर रहा है वो टॉप लेवल पे खुल जाए। क्योंकि जब भी हम कोई कंटेंट सर्च करते हैं तो आप देखना नेट पे सर्च करते वक्त डिफरेंट तरह की साइट्स खुल जाती हैं और वो 100 प्लस साइट्स होती है, मिलियन प्लस वेब पेजेस होते हैं। आप सबको ओपन नहीं कर सकते हैं। तो जो पहले दिखेगा, जो पहले जो हमें दिखना चाहिए, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी इस वेबसाइट किस तरह से विजिबल है। उसकी बेटर रैंकिंग नहीं है, तो उसकी मार्केटिंग कैंपेन नहीं होगी। उसकी बेटर रैंकिंग होना बहुत ज़रूरी है। वेबसाइट पे कंपेनियन जो होना बहुत ज़रूरी है। उसको प्रॉपर वे से यूज़ करना है हमें। उसके ऐसा नहीं हो कि कोई व्यक्ति सर्च कर रहा है, तो वो आपकी साइट शो ही ना हो। तो ये ज़रूरी है कि उसकी रैंकिंग पोजीशन अच्छी होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति उसको सर्च कर रहा है तो ईज़िली आपका पेज वहाँ पे खुल जाए, आपकी साइट ओपन हो जाए।
सेकंड आता है पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग। तो पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग भी एक प्रमोटिंग वेबसाइट्स होती हैं। तो पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग के माध्यम से भी आप अपने वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं। तो कभी आपने देखना कि जो गूगल है या अदर्स माइक्रोसॉफ्ट एड एड सेंटर है या गूगल एडवर्ड्स हैं, तो उसके माध्यम से आप अपनी ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग अपनी साइट्स की करवा सकते हो। वहाँ पे लिंक क्रिएट करवा सकते हो। जैसे कोई व्यक्ति उस लिंक पे मतलब क्लिक करेगा, आपकी साइट पे वो पहुँच जाएगा। तो साइट पे पहुँचेगा तो ऑटोमैटिकली आपकी विजिबिलिटी ऑफ साइट क्या होगी? ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी साइट की इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग कैन हेल्प द कंपनी टू गेन ग्राउंड टू देयर वेबसाइट। मतलब जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, उससे भी ज़्यादा फास्ट जो है ये काम करेगा पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग। जैसे ही मतलब आप अपनी साइट की एडवर्टाइजिंग करा रहे हो, आप किसी के थ्रू करवा सकते हो, एफिलिएशन के माध्यम से करवा सकते हो कि जैसे ही आपकी साइट खुलेगी, तो जो भी आपकी साइट की पब्लिसिटी करवा रहा है, तो उसको भी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। सो पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग बीट ऑन स्पेसिफिक कीवर्ड इन ऑर्डर टू द एड अपीयर, हेंस आल्सो रेफर टू द वर्ड एडवर्टाइजिंग। तो एड आप देखते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे खुलती है, अदर खुलती है, अगर उस एड पे आप क्लिक कर रहे हो, तो वो पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग हो गया, वो वेबसाइट ऑटोमेटिकली खुल जाएगी वहाँ पे। थर्ड ऑप्शन आता है ऑनलाइन प्रेस रिलीज। मतलब आप ऑनलाइन प्रेस रिलीज कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए। तो ये भी मार्केटिंग टूल है जिसके माध्यम से अपनी वेबसाइट को प्रमोट करते हैं। पब्लिक उस वेबसाइट को देखती है। ज़्यादातर जो है वो सर्च इंजन, ब्लॉग, वेबसाइट फ्यू मिनट्स के होते हैं जिसके माध्यम से लोग आपके प्रोडक्ट को जानते हैं। ऑनलाइन प्रेस रिलीज जो है ई-कॉमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी वेबसाइट को प्रमोशन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी वेबसाइट बूस्ट होती है, उसकी रैंकिंग इंक्रीज होती है, उस पे ट्रैफिक जो है वो बढ़ जाता है और ब्रांड रिकॉग्निशन होती है ऑनलाइन प्रेस रिलीज से। फोर्थ ऑप्शन आता है एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। मतलब आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी अपने ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, अपनी वेबसाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये एक तरह का प्लेटफॉर्म बेस्ड मार्केटिंग होती है। इसमें हम एक या एक से ज्यादा पब्लिशर के साथ एफिलिएशंस लेते हैं और एफिलिएशन में उसकी साइट्स पे लिंक क्रिएट करते हैं और वो लिंक ओपन करता है कस्टमर और आपके वेबसाइट पे पहुंच जाता है। तो एफिलिएट जो है वो वेब मास्टर की तरह काम करता है, यानी कि एफिलिएट आर वेब मास्टर हु अलाउ एड टू प्लेस्ड ऑन देयर ऑन वेबसाइट। माना फॉर एग्जांपल ए ने अपनी वेबसाइट की पब्लिसिटी करवानी है बी की वेबसाइट में जाके, है ना, तो उसको कहेंगे हम एफिलिएट मार्केटिंग। यानी कि बी की वेबसाइट में ए का लिंक होगा, उसको कोई व्यक्ति खोलेगा, वो ए की साइट में पहुंच जाएगा। तो उससे बी का क्या फायदा, बी को जो है उसके बदले फीस मिलेगी। और ए का क्या फायदा है, ए को जो है अपने वेबसाइट की पब्लिसिटी हो रही है, तो उसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। ब्लॉग मार्केटिंग क्या होता है, आज को पता है आपको कि ऑनलाइन ब्लॉगिंग होती है, ई ब्लॉगिंग होती है। सो ब्लॉग के माध्यम से भी करते हैं लोग, जो है वो वेबसाइट के बारे में बताते हैं, ब्रांड के बारे में बताते हैं, तो वो ब्लॉग के माध्यम से लिंक भी देते हैं। तो इस तरह की एडवर्टाइजिंग जो है ब्लॉग के माध्यम से की जाती है, जिसमें टेक्स्ट, बैनर, टेक्स्ट लिंक, स्ट्रीमिंग वीडियो, ऑडियो क्लिप, फ्लैश एनिमेशंस, ये सारे ब्लॉग मार्केटिंग में ही आते हैं। तो ब्लॉग मार्केटिंग के थ्रू भी वेबसाइट इंक्रीज होती है, उस पर ट्रैफिक बढ़ता है और लोग जो है वो वेबसाइट के बारे में जानते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जो है ये आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है। तो SMM जो है ये ऐसी टेक्निक होती है जहां पे प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में वेबसाइट में बताया जाता है, लेकिन ये वेबसाइट में कौन सी मीडिया बताएगी आपको, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। तो वहां पे आप खोलते हैं, कोई भी वीडियो चल रही होती है, बीच में ऐड आ जाती है, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है। यानी कि सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, उस पे कोई ऐड आ रही है, उस पे आप अपने वेबसाइट को लॉन्च कर रहे हैं, वेबसाइट को बता रहे हैं, वेबसाइट के ट्रैफिक को बढ़ा रहे हैं, जिससे लोग अट्रैक्टिव होंगे, उस साइट को खोलेंगे, उस साइट्स पे ऑर्डर्स करेंगे। ये भी मार्केटिंग टूल का ही पार्ट है, इससे भी आपकी वेबसाइट प्रमोट होती है। कंटेंट मार्केटिंग को, तो कंटेंट मार्केटिंग भी एक मार्केटिंग टेक्निक है जिसमें जो है मतलब जो इन्फॉर्मेशन क्रिएट की जाती है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है, उसके कंटेंट या तो आप वीडियो के माध्यम से, व्हाइट पेपर के माध्यम से, ई बुक के माध्यम से या अदर चीज़ों के माध्यम से इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे और कस्टमर को लुभाएंगे। कस्टमर उस कंटेंट को देखता है और क्लिक करता है। तो ई कंटेंट के माध्यम से, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट के माध्यम से मार्केटिंग होती है, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो ई व्हाइट पेपर हो, ही म्यूजिक हो, ई बुक हो, या कोई भी ऐसी टेक्निक जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मार्केटिंग करने की टेक्निक होती है, वो कंटेंट मार्केटिंग का पार्ट है।
उसके माध्यम से भी आप अपनी वेबसाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वो एक बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म रहता है। तो ये सारे के सारे जो मैंने आपको बताए, चाहे वो कॉमर्स को बिल्डअप करना है कि अपनी वेबसाइट को कैसे बनाया जाता जाता है या वेबसाइट को किस तरह से प्रमोट किया जाता है, वो आपके पेपर में आता ही आता है। आप उसको ज़रूर स्टडी कीजिए। ये मैंने थोड़ा-सा इसमें डिस्कशन कर दिया है, इसको आप डीपली स्टडी भी कर सकते हैं।